ये है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले। आज की बड़ी खबर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, ये हमारी पार्टी थी जिसने हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्लियामेंट में 33% महिला आरक्षण बिल पास करवाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, क्या किसी दूसरी पार्टी में ऐसा कानून लाने की हिम्मत और विल पावर थी? रेखा गुप्ता ने कहा कि आज महिलाएं राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला और स्वच्छता जैसे कई महिला केंद्रित कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए। इसी दौरान रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक होती हैं और उनके पद की संवैधानिक गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है। रेखा गुप्ता के अनुसार जब राष्ट्रपति किसी राज्य के दौरे पर जाएं तो उस समय प्रोटोकॉल का सम्मान किया जाना चाहिए और इसे कभी भी राजनीतिक विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। इससे पहले रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट करते हुए कहा कि संथाल समुदाय के लोगों को अपनी संस्कृति के जश्न में शामिल होने से रोकना आदिवासी गौरव और लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। इंटरव्यू के दौरान जब उनसे उनकी पसंदीदा महिला नेता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सुषमा स्वराज का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज का व्यक्तित्व बेहद सौम्य और प्रेरणादायक था और उन्होंने विदेश मंत्रालय जैसे कठिन मंत्रालय को भी बहुत कुशलता से संभाला। वहीं समाज में बढ़ती घटनाओं को लेकर रेखा गुप्ता ने एक सामाजिक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ और लड़कों को समझाओ। उन्होंने कहा कि जब माता पिता अपने बेटों और बेटियों दोनों को सही संस्कार देंगे तभी समाज सुरक्षित बनेगा। देखिए इस मुद्दे पर रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा। शादी हुई, मेरी शादी के इनिशियल ईयर्स थे तो बिल्कुल कट ऑफ थी मैं सब चीज़ों से। बस घर, परिवार, बच्चे, पति, यही सब कुछ के बीच में थी। तो फिर कैसे आया, दोबारा आना हुआ? शायद भाग्य बुला रहा था मुझे और बार बार मेरा दरवाज़ा नॉक कर रहा था। मैं जिस एरिया में रहती हूँ तो वो सीट लगातार लेडीज़ हो रही थी। तो पहली बार हुई, मैंने मना कर दिया। मेरे परिवार ने, भाई अभी तो इसकी शादी करनी है। उस समय मैं अनमैरिड थी। दूसरी बार फिर से वो सीट लेडीज़ हो गई। फिर पार्टी आई कि भाई इसको चुनाव लड़वा देते हैं। तो फिर कहा नहीं अभी तो इसकी शादी हुई है, परिवार छोटा है, बेटी थी मेरे पास तो बेटी बहुत छोटी है, नहीं अभी क्या करेगी लड़के। और थर्ड टाइम फिर लेडीज़ हुई तो मैंने कहा भाई ये तो बुला ही रही है राजी। तो फिर ऐसा लगा कि अब की जा सकता है, अब जाया जा सकता है इस पब्लिक डोमेन में। और मन में उस समय था कि करना चाहिए, तो मैंने हाँ करी, परिवार ने हाँ करी और मैं चुनाव लड़ी 2007 में। उस समय मेरा बेटा 1.5 साल का था, बिटिया 6 साल की थी और मैं इस फील्ड में फिर से आई। क्या बात। अब आप सोचिए, जो इन्होंने चुनाव लड़ने का ऑफर कोई राजनीति में 2 बार ठुकरा सकता है, एक बार चलिए मान लिया, 2 बार कोई राजनीति का ऑफर ठुकरा सकता है। किसी पुरुष को ऑफर हुई होती है तो घर वाले कहते हैं अरे भाई जा देख तेरे को कितना अच्छा मौका मिल रहा है, और वो लाइन लगा के सुबह 6 बजे से खड़ा होता है पार्टी दफ्तर के बाहर, मेरा नंबर कट नहीं जाए, और 2 बार आपने उसको ठुकराया। तो मन में लगा तो होगा मतलब नहीं कर पा रही हूँ इस वक्त। पर मैं बताऊँ, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हम हर भारतीय महिला की कहानी है। हमेशा उसकी प्रायोरिटी उसकी फैमिली रहती है, उसके बच्चे रहते हैं। तो बड़ी बड़ी ऑफर्स, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी जीवन में मेरी हर एक बहन ने जरूर ठुकराई होगी अपने बच्चों को लेकर के। तो वही मैंने भी किया, नथिंग न्यू, नथिंग स्पेशल। अभी आपने एक इंटरव्यू में कहा, मैं पढ़ रहा था, आपने कहा हर वुमेन पॉलिटिशियन को एक वाइफ मिलनी चाहिए। दोबारा सुनिए इसको, हर वुमेन पॉलिटिशियन को एक वाइफ मिलनी चाहिए। क्योंकि पुरुष जो होता है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो उसको केवल अपना काम दिख रहा होता है। वो काम दिखेगा, सुबह जाएगा, जब जाना होगा तो नाश्ता भी मिलेगा, रात को लौटेगा तो खाना भी मिलेगा। उसको ये भी नहीं देखना कि मेरा बच्चा स्कूल कैसे गया, घर के 36 काम है वो कौन कर रहा है। लेकिन एक महिला को अपना जो जिस भी प्रोफेशन में है वो तो करना ही है, साथ साथ ये सब करना है। देखिए, वाइफ कहने से मेरा मतलब है एक केयरिंग पर्सन जो आपकी देखभाल करता है। एक वाइफ हमेशा अपने पति को किसी भी वो सर्कमस्टेंसेस में हो, किसी भी प्रेशर में हो, कोई उसकी तबीयत खराब हो, हर सिचुएशन में ये देखती है कि मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चों की को तो सब कुछ कंफर्टेबली मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, नाश्ता लिया कि नहीं लिया, कपड़े ठीक है, उन्होंने ये करना था, उनकी हर ज़रूरत को वो ध्यान रखती है। पर हम महिलाएं किसी भी डोमेन में काम कर रही हो, हम नाश्ता करके निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, हमारी तबीयत ठीक है कि नहीं है, तो शायद कई बार कोई होता नहीं है उस चीज़ की केयर टेकिंग करने वाला जो एक वाइफ करती है। तो इसलिए मुझे लगता है जो भी महिलाएं अच्छा अपना काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं या अच्छे जॉब प्रोफाइल में है, जो उनको भी ज़रूरत है कि कोई उनका ध्यान रखे। तो आप कोई मिला आपको वाइफ जैसा? ये क्वेश्चन है कि वाइफ जैसा कौन मिला, पर यह है कि कोई मिले ना मिले फिर भी हर महिला अपना ख्याल रख ही लेती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ में ऐसी बहुत सारी
जिंदगियां जोड़ी है जिसका ख्याल उसे रखना है, तो इसलिए वो अपना ख्याल खुद भी रख करके चलती रहती है बस। आप शपथ ग्रहण के लिए जा रही थी, सब तैयार हो रहे थे घर में, और सोचें कि कोई महिला चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है, शपथ के लिए जा रही है, और हस्बैंड पूछता है तभी, अरे ये तो बताओ मैं पहनूं क्या? ये हुआ था आपके साथ? अब ये सारी बातें अगर आज यहाँ खोलोगे तो आज ही घर में लड़ाई होने वाली है। अब हम बात करते हैं एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में। दिल्ली के उत्तम नगर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। होली जैसे खुशी और रंगों के त्योहार के दिन एक छोटी सी बात ने ऐसा रूप ले लिया कि एक युवक की जान चली गई। ये मामला दिल्ली के उत्तम नगर की जे कॉलोनी का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार होली के दिन एक 11 साल की बच्ची अपने घर की छत से रंग और पानी के गुब्बारों से खेल रही थी। उसी दौरान उसके हाथ से एक पानी से भरा गुब्बारा नीचे गिर गया, जो नीचे से गुजर रही एक महिला पर जा गिरा। बस इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। पहले कहासुनी हुई और फिर देखते देखते मामला झगड़े में बदल गया। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के कई लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। आरोप है कि इसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया गया। इसी झगड़े के दौरान 26 साल के तरुण नाम के युवक को गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कई आरोपियों को हिरासत में लिया। हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई। इसी बीच प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी के घर का कुछ हिस्सा अवैध निर्माण के तहत आता था। जांच के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर चलाकर आरोपी के घर के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि छोटी सी बात कैसे एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। अब इस पूरे मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि होली जैसे त्योहार के दिन इस तरह की हिंसक घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा कि राजधानी में अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मुख्य आरोपी से जुड़े घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर कार्रवाई भी की। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और जांच के बाद अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। सरकार का कहना है कि ये कार्रवाई कानून के तहत की गई है और इसका मकसद ये संदेश देना है कि अपराध करने वालों को किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीड़ित युवक तरुण के परिवार से भी मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं 10 मार्च 2026 की टॉप 20 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है। प्रयागराज के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन के टकराने से ये दुर्घटना हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी खबर राजनीति से जुड़ी है। संसद के मौजूदा सत्र में महंगाई, बेरोजगारी और कई सरकारी नीतियों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तीसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में देश के विकास, युवाओं के रोजगार और नई योजनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को तेजी से आगे बढ़ाना है। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई। पांचवी खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है, जहां एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
छठी खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है और कई इलाकों में हमलों की खबरें सामने आई हैं। सातवीं खबर मौसम से जुड़ी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। आठवीं खबर बिहार से है। राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और कई बड़े नेताओं के बयान सामने आए हैं। नौवीं खबर महाराष्ट्र से है, जहां एक फैक्ट्री में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। 10वीं खबर शिक्षा से जुड़ी है। कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 11वीं खबर खेल जगत से है। भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण मैच जीत लिया, जिससे फैंस में खुशी का माहौल है। 12वीं खबर अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। देश में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 13वीं खबर शेयर बाजार से है, जहां आज बाजार में हल्की गिरावट दर्ज की गई और कई कंपनियों के शेयरों में उतार चढ़ाव देखा गया। 14वीं खबर रेलवे से है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने कई नई ट्रेनों की घोषणा की है। 15वीं खबर तकनीक से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और कई कंपनियां इसे अपने काम में शामिल कर रही हैं। 16वीं खबर स्वास्थ्य से जुड़ी है। मौसम बदलने के कारण वायरल बुखार और सर्दी खांसी के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 17वीं खबर पर्यावरण से है। कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की चेतावनी दी गई है। 18वीं खबर मनोरंजन जगत से है। कई नई फिल्मों और वेब सीरीज की घोषणा की गई है, जिन्हें लेकर दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है। 19वीं खबर सोशल मीडिया से है, जहां कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे तेजी से चर्चा में बने हुए हैं। और 20वीं खबर देश के अलग अलग राज्यों से है, जहां कई जगह छोटी बड़ी दुखद घटनाएं और हादसे सामने आए हैं, जिनमें लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। यह है अविका न्यूज, सबसे तेज और सबसे पहले।